नमस्कार दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं मानव श्वसन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो कई पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं सवाल है, और इसके अतिरिक्त कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जिनके आने की हमेशा संभावना बनी रहती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने इस क्लास में शामिल किया है आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट है वही सवाल। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, श्वसन रोग जो मुख्यतः सिगरेट पीने से होता है ना, कौन सा रोग है वो सिगरेट पीने से होता है। ऑप्शन ए है अस्थमा, ऑप्शन बी में है एसिडोसिस, ऑप्शन सी में है एल्केलोसिस और ऑप्शन डी में है एम्फीसीमा, या इसको अपन एम्फाइसीमा भी बोलते हैं। तो सिगरेट पीने से होने वाला जो प्रमुख रोग है वो है हमारे एम्फाइसीमा। कौन सा? एम्फाइसीमा, या जिसको अपन एम्फीसीमा भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंचुए में श्वसन होता है। ऑप्शन ए है फेफड़े द्वारा, ऑप्शन बी है त्वचा द्वारा, ऑप्शन सी है क्लोम द्वारा, ऑप्शन डी है वृक्क द्वारा। तो दोस्तों ध्यान रखना, केंचुआ जो होता है जिसको अपन किसान का मित्र भी बोलते हैं, ठीक है, और ये वर्मी कंपोस्ट बनाता है ना। इसके द्वारा बनाई गई खाद क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्ट कहलाती है, जो सामान्य खाद की तुलना में श्रेष्ठ खाद होती है। ठीक है, इसलिए इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो ये जो केंचुआ होता है, इस केंचुए में त्वचा द्वारा श्वसन होता है। किसके द्वारा? इसकी जो नम लसलसी जो त्वचा होती है उसके द्वारा श्वसन होता है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन दर का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी स्पीरोमीटर और ऑप्शन डी है स्फेग्मोमेनोमीटर। तो दोस्तों स्टेथोस्कोप से जो हृदय धड़कन है उसका मापन किया जाता है ना, डॉक्टरों के पास में होता है। हमें जब खांसी न्यूमोनिया वगैरह होती है तो डॉक्टर उसको कान में लगाता है और फिर एक जो गोलाकार भाग होता है उसको सीने पे लगाता है और चेक करता है। और स्पीडोमीटर है वो वाहनों में स्पीड मापने का काम करता है। ठीक है, और अगला है ऑप्शन सी में स्पीरोमीटर। तो स्पीरोमीटर यंत्र है वो श्वसन दर का मापन करता है। ठीक है, और अगला है स्फिग्मोमेमोमीटर। तो स्फिग्मोमेमोमीटर है वो रक्त दाब का मापन करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्पीरोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं एवं वायुमंडल के मध्य O2 व CO2 के विनिमय की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कोशिकाओं और वायुमंडल के बीच में जो गैसों का जो विनिमय होता है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम अपने को बताना है। ऑप्शन ए है बाह्य श्वसन, ऑप्शन बी में है अंतः श्वसन, ऑप्शन सी में है आंतरिक श्वसन और ऑप्शन डी में है कोशिकीय श्वसन। ठीक है, तो कोशिकाओं और वायुमंडल के बीच जो गैसों का जो विनिमय होता है उसको हम बाह्य श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मछलियों में श्वसन होता है। ऑप्शन ए फेफड़े द्वारा, ऑप्शन बी त्वचा द्वारा, ऑप्शन सी क्लोम द्वारा, ऑप्शन डी वृक्क द्वारा। तो मछलियाँ होती है इनमें हम सब जानते हैं श्वसन है वो क्लोम के द्वारा होता है। क्लोम को अपन गलफड़े या गिल्स भी बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो चाहे कोई सा भी नाम लिखा हुआ आए ऑप्शन में, चाहे क्लोम आए, चाहे गिल्स आए या गलफड़े आए, तो एक ही बात है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोम द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन एक अभिक्रिया है। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन बी अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऑप्शन डी में है ए एवं सी दोनों। तो दोस्तों क्लास में मैंने आपको बताया था कि श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा बनाई जाती है, एटीपी का निर्माण होता है।
इसलिए श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। साथ ही साथ इस अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है, और उस ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित कर लिया जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊर्जा या ऊष्मा बनती है, तो उनको ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इस हिसाब से श्वसन है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं सी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के प्राथमिक श्वसन अंग है। ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी वायु कुपिकाएँ, ऑप्शन सी कोशिकाएं और ऑप्शन डी है नासिका। तो मनुष्य के जो प्राथमिक श्वसन अंग या हम यूँ कह सकते हैं कि मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, तो मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना फुफ्फुस के विभाजन का अंतिम भाग है तथा गैसीय विनिमय का स्थान है। मतलब फेफड़ों में जो श्वास नली जाती है तो भागों में विभाजित होती जाती है। मतलब प्राथमिक जो श्वसनी है, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, इस प्रकार एक शाखाओं के रूप में श्वास नली बढ़ती जाती है। उसके जो अंतिम सिरे होते हैं या जो अंतिम भाग होते हैं वो गुब्बारे नुमा हो जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, तथा गैसीय विनिमय का स्थान है ना, मतलब जहाँ पे गैसीय विनिमय भी होता है, तो उस स्थान को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ट्रेक्यूल, ऑप्शन बी है वायु कोष्ठिका, ऑप्शन सी में है श्वसनीय और ऑप्शन डी में है श्वसनिकाएँ। तो अंतिम सिरे जो होता है श्वसनिकाओं के वो फूलकर गुब्बारे नुमा हो जाता है, जिनको वायु कोष्ठिकाएँ कहते हैं। और ये वायु कोष्ठिकाएँ ही गैसीय विनिमय हेतु श्वसन सतह का कार्य करती है। किसका कार्य? श्वसन सतह का कार्य करती है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु कोष्ठिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है निःश्वसन, ऑप्शन बी में है अंतःश्वसन, ऑप्शन सी में है उत्सर्जन और ऑप्शन डी में है उच्चवसन। ठीक है, तो निःश्वसन और अंतःश्वसन का तो अर्थ एक ही है और वो होता है अपने श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया को अपन कहते हैं। ठीक है, और उत्सर्जन कहते हैं नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम उत्सर्जन कहते हैं, और ये कार्य वृक्क द्वारा होता है। और लास्ट ऑप्शन है डी, जिसमें उच्चवसन लिखा हुआ है। उच्चवसन का मतलब होता है श्वास बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को ही उच्चवसन कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्चवसन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दौड़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है क्योंकि रक्त में ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल की मात्रा कम होती है, ऑप्शन बी CO2 की सांद्रता अधिक होती है, ऑप्शन सी CO2 की सांद्रता कम होती है, ऑप्शन डी CO2 लैक्टिक अम्ल की सांद्रता कम होती है। तो दोस्तों जब भी हम दौड़ते हैं तो हमारी कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीकरण होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा बनाई जा सके और शरीर को प्रोवाइड की जा सके। इसलिए जब ज़्यादा ऊर्जा बनेगी, ज़्यादा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 बनेगी, तो CO2 की सांद्रता वो रक्त में बढ़ जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2 की सांद्रता अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खानों या कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के कौन सा रोग होने की अधिक संभावना रहती है। तो दोस्तों इस प्रश्न में है कि खाने जो होती हैं उन खानों में कार्य करने वाले जो लोग होते हैं उनमें जो डस्ट वगैरह उड़ती है, ठीक है, तो उससे कौन सा रोग होने की ज़्यादा संभावना रहती है। ऑप्शन ए है निमोनिया, ऑप्शन बी है श्वसनी शोथ, ऑप्शन सी है अस्थमा और ऑप्शन डी है सिलिकोसिस। तो दोस्तों खदानों में जो भी व्यक्ति काम करता है उनसे जो भी सिलिका वगैरह धूल डस्ट उड़ती है तो वो जाके फेफड़ों में जमा होती जाती है, ठीक है, जिससे वायु कुपिकाएं अवरुद्ध हो जाती है, तो इस रोग को अपन सिलिकोसिस बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकोसिस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चवसन के समय सीटी की आवाज़ आना कौन से रोग की पहचान है। ऑप्शन ए वात स्फीति, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी श्वसनी शोथ,
ऑप्शन डी सिलिकोसिस। तो दोस्तों उच्चवसन के समय सीटी की आवाज़ आना, मतलब जब श्वास छोड़ते हैं, उच्चवसन का मतलब है जब श्वास छोड़ते हैं तो उस समय सीटी की आवाज़ आती है फेफड़ों से, ठीक है। तो ये किस रोग का लक्षण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थमा। अस्थमा रोग में ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए श्वास नलिकाएं, ऑप्शन बी वायुकूपिकाएं, ऑप्शन सी श्वसनिया और ऑप्शन डी वायुकोश। तो दोस्तों श्वास नलियां जब दोनों फेफड़ों में बढ़ती है तो दो श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। ये श्वसनिकाएं और शाखाओं में बढ़ती जाती है, जिनके अंतिम सिरे गुब्बारेनुमा हो जाते हैं फूलकर, ठीक है। इन गुब्बारेनुमा संरचनाओं को वायुकूपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुकूपिकाएं कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी वायुकूपिकाएं। अगला प्रश्न है, विश्राम अवस्था में वयस्क की श्वसन दर होती है, मतलब नॉर्मल अवस्था में, सामान्य अवस्था में वयस्क मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? ऑप्शन ए है 20 से 25 प्रति मिनट, ऑप्शन बी है 18 से 20 प्रति मिनट, ऑप्शन सी 16 से 20 प्रति मिनट और ऑप्शन डी है 14 से 16 प्रति मिनट। तो दोस्तों सामान्य अवस्था में जो वयस्क मनुष्य की श्वसन दर होती है वो होती है 16 से 20 प्रति मिनट। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चवसन में होता है। ऑप्शन ए तनुपट एवं बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां संकुचित, ऑप्शन बी तनुपट एवं बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां शिथिलित, ऑप्शन सी केवल तनुपट संकुचित और ऑप्शन डी है केवल बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां शिथिलित। तो दोस्तों उच्चवसन कहते हैं श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को। तो श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में जो वक्ष गुहा और फेफड़ों का आयतन है वो घटता है, और फेफड़ों के आयतन को घटाने के लिए तनुपट, जिसको अपन डायफ्राम भी कहते हैं, और बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां जो पंसलियों से जुड़ी हुई रहती है, तो ये दोनों अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं, पुनः शिथिल हो जाता है, ठीक है। जब संकुचित होते हैं तब निःश्वसन की क्रिया होती है, ठीक है, श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया होती है। लेकिन जब तनुपट और बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां शिथिल होती है तो ये वापस अपनी पूर्व स्थिति में आती है, जिससे फेफड़ों का जो आयतन है वो घट जाता है और वायु बाहर निकल जाती है। उसी क्रिया को अपन उच्चवसन कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी कि तनुपट एवं बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां शिथिलित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चवसन के समय तनुपट डायफ्राम होता है। ऑप्शन ए तिरछा, ऑप्शन बी गुबद्धाकार, ऑप्शन सी सामान्य और ऑप्शन डी चपटा। तो उच्चवसन का मतलब होता है श्वास छोड़ने की प्रक्रिया, और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में जो तनुपट या जो डायफ्राम होता है वो गुबद्धाकार हो जाता है। कैसे हो जाता है? गुब्बद के आकार का हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी गुबद्धाकार। अगला प्रश्न देखते हैं। श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा है। ऑप्शन ए भौतिक ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा और ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। तो दोस्तों श्वसन में जो प्रयुक्त ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है, क्योंकि रासायनिक पदार्थ होता है ग्लूकोज और उसको फिर एटीपी में बदला जाता है। इसलिए श्वसन में जो प्रयुक्त ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निःश्वसन में होता है। ऑप्शन ए तनुपट एवं बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां संकुचित, ऑप्शन बी में है तनुपट एवं बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां शिथिलित, ऑप्शन सी में है केवल तनुपट संकुचित और ऑप्शन डी में है केवल बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां शिथिलित। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए तनुपट एवं बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां संकुचित। वायु ग्रहण करते समय तनुपट या डायफ्राम होता है। ऑप्शन ए तिरछा, ऑप्शन बी गुबद्धाकार, ऑप्शन सी सामान्य और ऑप्शन डी में है चपटा। तो श्वास लेते समय, मतलब वायु ग्रहण करते समय जो तनुपट है वो गुबद्धाकार से चपटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है। बेल वाला आइकन को ज़रूर है प्रेस करना है, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। इसके अतिरिक्त आप हमारे
टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जिसका जो लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।